हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 8th साइंस का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 2 में हमने कुछ चीज़ें पहले से पढ़ चुके हैं, तो जहाँ से हम पढ़ चुके थे जहाँ तक उसके आगे हम आज पढ़ना शुरू करेंगे। तो चैप्टर 2 हमारा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव हमारे मित्र और कुछ हमारे शत्रु भी होते हैं। तो इसको हम आगे थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं जहाँ तक हम इसको पढ़ चुके थे। हम जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में 4 मेजर कैटेगरीज हैं और एक वायरस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जैसा ही है। तो इन सबको हमने देख लिया था और वायरस आप देखिए किस तरीके के होते हैं, और ये हमने देख लिया था कि वायरस क्या होते हैं। तो वायरस के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा थोड़ा आपको बताएं कि जो वायरस होता है ये जब किसी लिविंग सेल के पास में जाता है तो ये लिविंग थिंग के जैसा बिहेव करता है, लेकिन आउट ऑफ ए लिविंग सेल ये एक डेड बॉडी की तरह बिहेव करता है। ये 4-5 दिन ऐसे पड़ा रहता है, लेकिन जब भी कभी ये किसी लिविंग सेल के कांटेक्ट में आता है तो ये फिर से जीवित हो जाता है और अपने जैसे नए वायरसेज को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। आज के टाइम पे जो कोविड-19 एक जो बहुत बड़ी पेंडेमिक बन चुकी है, ये इसी वायरस के कारण होती है। और वायरस आप इसमें अच्छे से पढ़िएगा, आपको हमने नोट्स भी दिए हैं उसमें। तो वायरस जो होते हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। जैसे बैक्टीरियल जो डिजीज़ होते हैं उनको एंड करना, उनसे निपटना हमारे लिए थोड़ा आसान होता है। लेकिन जो वायरल डिजीज़ होते हैं, वायरस से होने वाले डिजीज़ होते हैं, ये बड़े थोड़े ख़तरनाक टाइप में होते हैं। तो सभी वायरल डिजीज़ जो है इतने ख़तरनाक नहीं होते हैं, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। जैसे कोविड-19 है, ये इतना डेंजरस तो नहीं है लेकिन कि सब लोग मर जाएं, लेकिन 6-7% लोग अगर मर रहे हैं तो बड़ी बात है, क्योंकि इसका इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। लोग बहुत जल्दी इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं और इन्फेक्ट होने के बाद में फिर ये काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। ये ब्रीथिंग सिस्टम में हमारे जो है बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो वायरस का जो इन्फेक्शन होता है उससे बचने का तरीका क्या है कि हर एक वायरस जो है इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होता है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है, किसी एनिमल से हमारे पास आ जाता है, या पानी से होता है, या फूड से होता है। तो कैसे ये किस मीडियम से हमारे जो इसका ट्रांसमिशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम बात करें कोविड-19 की जो कोरोना वायरस आपका है, तो ये वायरस जो है ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका होता है कि अगर कोई छींकता है या खांसता है तो ये हवा के द्वारा ही इसका ट्रांसमिशन हो रहा है। और अगर किसी सरफेस पर, जैसे किसी आदमी ने छींका और किसी सरफेस पर, कपड़े पर या किसी फर्नीचर पर या किसी प्लास्टिक के कपड़े टुकड़े पर, मोबाइल पर या किसी के हाथ पर अगर ये पड़ पड़ गया तो ये कुछ समय के लिए उस पे जीवित रहता है। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसको छू करके अपने मुंह को या नाक को छूता है तो उसके थ्रू जो है ये वायरस हमारे अंदर जा सकता है। तो वायरस से बचने का तरीका एक मास्क यहाँ पे निकाला गया कि हमको मास्क जो है लगा के ही रखना है हमेशा। लेकिन मास्क तो जो एयर ट्रांसमिशन है उसको रोक सकता है, लेकिन जो किसी सरफेस पर पड़ा हुआ है या किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट से जो वायरस हमारे अंदर अगर जाता है तो ये थोड़ा ज़्यादा डेंजरस है। तो इसके लिए हमको ये देखना है कि जो वायरस है ये कौन से सरफेस पर कितने दिन तक जीवित रहता है। तो कुछ जानकारियाँ जो साइंटिस्ट ने अभी तक दी हैं, हालांकि एग्जैक्ट जानकारी तो अभी नहीं, लेकिन कुछ जानकारियाँ इस तरीके से हैं जो हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। ये जो वायरस होता है प्लास्टिक सरफेस पर, जैसे मोबाइल फ़ोन का सरफेस प्लास्टिक का होता है, इस पर 4-5 दिन जीवित रहता है। स्टील का सरफेस होता है तो उस पर 2-3 दिन तक जीवित रहता है। लकड़ी का है तो उसमें 24 घंटे जीवित रहता है। अगर कपड़े हैं तो उस पर 7-8 घंटे जीवित रहता है। हालांकि हमारे हाथ पैर के ऊपर अगर ये पड़ा है तो ये थोड़ा जल्दी मर जाता है। तो ये जो वायरस है इसको हमें बहुत सावधानी से रखना है, किस सरफेस पर कितनी देर तक ये जीवित रहता है। तो अगर कोई बाहर से सामान आता है तो उसको हमको रखना है, तो सरफेस पे ध्यान देना है कि हमको उससे बचना है और थोड़ा सा सावधानी रखनी है इस बारे में, तो इससे हम बच सकते हैं। तो एक वायरस को आपको लिखवाया भी गया है कि जो ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में लिंक होते हैं, कड़ी होते हैं। वायरस ना तो लिविंग थिंग है और ना ही एक नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि लिविंग थिंग्स के जैसा बिहेव करता है और नॉन लिविंग थिंग्स के जैसा भी बिहेव करता है। नॉन लिविंग थिंग्स के जैसा बिहेव ये क्यों करता है, क्योंकि ये नॉन लिविंग की तरह कहीं बाहर अगर पड़ा है तो पड़ा रहता है। लेकिन जब ये किसी लिविंग सेल के कांटेक्ट में आता है तो ये जो है रिप्रोडक्शन अपना स्टार्ट कर देता है। तो हमारी बॉडी जो होती है वो किसी भी रोग से लड़ने का एक अपने अंदर एक जो है एक एबिलिटी डेवलप कर लेती है। तो इसको तो ये ख़त्म कर सकती है, लेकिन कभी कभी हमारी बॉडी अगर कमज़ोर होती है, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। कुछ लोग ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, कुछ लोग थोड़े वीक होते हैं। तो कुछ लोग इससे निपट लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इसकी चपेट में आकर के जो है काफ़ी परेशानी झेलना पड़ता है उनको। तो सावधानी हमको रखनी है और अपनी जो
बाकी चीज़ें हैं, अपने वर्क को करना है, बहुत सावधानी से, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। तो आइए थोड़ा सा आगे हम रीडिंग इसकी स्टार्ट करते हैं। व्हाई डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रहते कहाँ पे हैं? अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हाई डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, ये कहाँ रहते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ नहीं रहते हैं? आकाश में रहते हैं, हवा में रहते हैं, पानी में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, हमारे शरीर पे रहते हैं, हमारे शरीर के ऊपर रहते हैं, हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, बहुत सारी जगह रहते हैं। गर्म पानी में रह लेंगे ये, ठंडे बर्फ़ में रह लेंगे ये। तो फ़िलहाल इसको हम रीड करते हैं। अब देखिए कहाँ पे रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीव होते हैं कहाँ रहते हैं। तो रीडिंग इस तरीके से होगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर सच एज मैनी एल्गी एंड फंगी। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल्ड हो सकते हैं, यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक कोशिका होती है, जैसे बैक्टीरिया, कुछ एल्गी, प्रोटोजोआ हो गए। लेकिन ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे कुछ एल्गी और कुछ फंगी होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, वो सभी टाइप के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स। तो ये जो है आइस कोल्ड, ये सभी एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, बर्फ़ के जैसे ठंडे एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। और जो बसंत के समय जो गर्मी होता है उसमें भी ये मतलब गर्मी में भी ये रह सकते हैं। एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स, डेजर्ट में रह सकते हैं, रेगिस्तान में। मार्शी लैंड मतलब दलदली भूमि में। मार्शी मार्शी मतलब मार्श मतलब दलदल, मार्शी लैंड मतलब दलदली भूमि। तो ये दलदली भूमि में रह सकते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ये जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं, यहाँ तक कि मनुष्यों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म व्हाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, कुछ स्वतंत्र रूप से रहते हैं, फ्रीली रहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारी जगह मिलते हैं। आगे देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, यानी सूक्ष्म जीव और हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या करते हैं, वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, कितने फ़ायदेमंद है, कितने नुकसानदेह हैं, तो इन सब बातों को हम इसमें रीड करना शुरू करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। हमारे जीवन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल एंड मैनी वेज whereas some others are harmful and cause disease। इनमें से कुछ हमारे लिए बहुत सारे प्रकार से सहयोगी हैं, हमारे लिए हितकारी हैं, लेकिन कुछ जो है हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। तो चलिए उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं, सही से पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला टॉपिक आपका दिया गया है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए एज ए फ्रेंड काम करते हैं, एक मित्र की तरह हमारे लिए काम करते हैं। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी मित्र सूक्ष्म जीव। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे उद्देश्य के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। वो दही बनाने में, ब्रेड बनाने में और केक बनाने में उपयोग किए जाते हैं। आगे जैसे इसमें लिखा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेज। जो एल्कोहल का प्रोडक्शन होता है इसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम युगों से इसका उपयोग करते आ रहे हैं। तो जिस प्रोसेस के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एल्कोहल बनाता है शुगर से, उसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आगे आप पढ़ेंगे। आगे देखिए दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स फेसेज are broken down into harmless and usable substances by bacteria. Recall that bacteria are also used in the preparation of medicines in agriculture. They are used to increase soil fertility by fixing nitrogen। तो बैक्टीरिया जो होते हैं, जो सड़े गले कोई वेस्ट होता है, पत्तियां पेड़ की, जंतुओं के वेस्ट होते हैं, इन सबको सड़ा करके यूजेबल फॉर्म में जैसे ह्यूमस में या खाद में बदलने का काम करते हैं। तो ये जो है सफाई का काम करते हैं, हमारे लिए अच्छे होते हैं, सिंपल सब्सटेंस में इनको तोड़ देते हैं। और कुछ बैक्टीरिया आपने देखा होगा जो मेडिसिन बनाने में काम आते हैं, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, जैसे राइजोबियम का नाम आपने सुना होगा, जो फलीदार
लिगुमिनस, फलीदार का मतलब लिगुमिनस, जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाए जाते हैं। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और मिट्टी में नाइट्रोजन के अमाउंट को ये बढ़ा देते हैं, तो जिससे हमारी फसलों में नाइट्रोजन की कमी नहीं होने पाती है। तो ये सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं और सबसे बड़ी बात कि हमारे एनवायरनमेंट को ये स्वच्छ करते हैं। तो ये बैक्टीरिया हमारे लिए फ्रेंड होते हैं। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, तो कर्ड मतलब दही, ब्रेड मतलब रोटी जो होती है, इसको हम कैसे बनाते हैं। ब्रेड रोटी ही नहीं, एक अलग ब्रेड होता है, तो उसको कैसे हम बनाते हैं। यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। तो क्लास 7 में आपने पढ़ा है कि जो दूध होता है उसको दही में कन्वर्ट करने के लिए बैक्टीरिया ही यूज़फुल होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कोई बूझो है तो ये क्या कह रही है। आई सा दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वंडर व्हाई। तो इसने देखा बूझो ने कि इसकी मम्मी ने जो है थोड़ा गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही डाल करके थोड़ा सा दही डाल देती हैं, जिसके कारण जो अगले दिन पूरा दूध जो है जम कर के दही बन जाए। तो ऐसा वास्तव में क्यों करती हैं ये, अगर वो दही ना डाला जाए तो क्या होगा। तो आइए इसकी रीडिंग करते हैं। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कर्ड होता है, दही होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर रखता है। और ऑफ दीज, इनमें से द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, और इन सभी बैक्टीरिया में से लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, याद रखना। तो दूध से भाई दही बनाने के लिए जो बैक्टीरिया यूज होता है वो लैक्टोबैसिलस होता है। और दही में ऐसा नहीं है कि खाली लैक्टोबैसिलस होता है, इसके साथ और भी ऑफ दीज द बैक्टीरियम, तो इनमें से बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें से जो लैक्टोबैसिलस होता है वो दूध को दही में बदलने का काम करता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क, मल्टीप्लाइज मतलब होता है जैसे पहले एक बैक्टीरिया होगा, फिर 2 4 8 10, इस तरीके से बैक्टीरिया जब बढ़ता जाता है तो इसको बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड, तो दूध में ये मल्टीप्लाई होता है और दूध को कर्ड में, दही में बदलता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। बैक्टीरिया जो है चीज़, पनीर, पिकल, अचार, मेनी अदर फूड आइटम, अन्य फूड आइटम को बनाने में इसका यूज होता है। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी, सूजी को जो है रवा भी कहते हैं। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा और इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड, जो रवा होता है, सूजी या इडली होता है या भटूरा होता है, इसका एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट मतलब क्या होता है। इंग्रेडिएंट मतलब सामग्री, ये जो है दही होता है। जैसे कढ़ी बनाने के लिए दही का यूज होता है, दही बड़ा में दही का यूज होता है, तो एक सामग्री होता है। कैन यू गेस वाई, तो क्या तुम गेस कर सकते हो क्यों। बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फार्मेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर, तो जो बैक्टीरिया एंड ईस्ट, कुछ बैक्टीरिया और ईस्ट भी होते हैं जो फार्मेशन फर्मेंटेशन ऑफ राइस एंड इडलीज एंड डोसा बैटर, तो जो राइस और इडली होती है इसके फर्मेंटेशन में ये हेल्प करते हैं। तो यहाँ देखिए भटूरा वगैरह में जो है ये दही जो है क्यों एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, क्योंकि जो दही इसमें बैक्टीरिया होता है और ये बनाने में, इसको जो है फूलने में इसका सहयोग देता है, उसको टेस्टी बनाने में इसका काम होता है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देख लिया। आगे हम एक थोड़ा सा एक्टिविटी यहाँ पे देखते हैं। टेक 1/2, 1/2 का मतलब हाफ केजी ऑफ फ्लोर, आटे का आधा किलो आप ले लीजिए, आटा और मैदा, एंड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर, इसको गर्म पानी के साथ मिलाइए। ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पेस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डफ, डफ मतलब आटा, इसको बनाने में या गूंथने में इसका हेल्प करिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स, तो 2 घंटे के बाद आप क्या देखते हैं। डिड यू फाइंड द डफ राइजिंग, क्या तुम जो आटा है उसको ऊपर फूला हुआ देखते हैं। तो यहाँ देखिए मैदा विथ ईस्ट पाउडर, तो ऊपर हमने ऐसा रखा राइज्ड मैदा, तो ये मैदा क्या होता है, ये फूल करके ऊपर हो जाता है। जैसे अगर हम कुछ बना रहे होते हैं, कोई रोटी या पूड़ी इस तरीके से, तो उसमें थोड़ा ईस्ट डालकर उसको थोड़ी देर के लिए रख देने से उसमें जो ईस्ट बैक्टीरिया होता है वो अंदर ही अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है और ये जो है फूलने में ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसको जब हम तलते हैं तो ये फूल जाता है अच्छी तरीके से, और इसका मतलब ये होता है कि ये जब खाने में मुलायम होगा, कठोर नहीं रह जाएगा। तो ईस्ट का यूज़ हम करते हैं, जलेबी बनाने में ईस्ट का यूज़ होता है, आप जानते होंगे। उसको मैदे को रात में ईस्ट डालकर रख देते हैं और सुबह उसको तेल में छान करके हम जलेबी बना लेते हैं। आगे देखिए, ईस्ट प्रोड्यूसेज रैपिडली एंड प्रोड्यूसेज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, बबल्स ऑफ द गैस फिल द डफ एंड इंक्रीज
its volume. This is the basis of the use of yeast in the baking industry for making breads, pastries and cakes. तो ये देखिए जो ईस्ट होता है, जब इसको हम किसी फ्लोर के साथ, मैदे के साथ में मिला देते हैं, तब ये क्या करता है कि जो ईस्ट होता है वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करने का मतलब रिप्रोड्यूस करना या मल्टीप्लाई होना। जैसे एक ईस्ट है तो बढ़कर दो होगा। ईस्ट क्या करता है, जो मैदे के अंदर शुगर होता है या फूड होता है उसको खाता है, क्योंकि ईस्ट एक बैक्टीरिया है, लिविंग थिंग है, तो ये फूड को खाता ही है। तो उसको खा के दो हुआ, फिर दो से चार हुआ, और जब वो भोजन को खाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। अब जो गैस से प्रोड्यूस करता है वह गैस क्या करता है, वो गैस का अमाउंट जब बढ़ता है तो अंदर ही अंदर वो ऊपर आटे को ऊपर उठाता है, फुला देता है। तो इस कारण से जो वॉल्यूम होता है आटे का वो बढ़ जाता है। और बेकरी में इसी मेथड का यूज जो है बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है पास्चुरीज और केक वगैरह बनाने के लिए। तो अब जो है हम देखिए कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉमर्शियल यूज क्या होते हैं, वाणिज्यिक उपयोग। मतलब जैसे कॉमर्शियल यूज में जैसे आप देखते होंगे शराब बनाने की फैक्ट्रीज हो गई, सिरका बनाना हो गया, या और भी बड़ी फैक्ट्रीज कुछ मेडिसिन्स वगैरह बनाने में, तो इनका किस तरीके से यूज होगा इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग थैंक यू।